students, hello everyone, hello. Myself मीनाक्षी। स्वागत आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम अपने करने वाले हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे 3। हमारा जून 2019 में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसी की हमारे आज डे 3 है, जिसमें आज हम इस पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स फटाफट आइए, जुड़िए हमारे साथ, करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट। इस जून 2019 के पेपर के रिगार्डिंग हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने इन क्लासेस को नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे जाकर इन क्लासेस को देख सकता है। आज उसी के रिगार्डिंग हमारा डे 3 का सेशन है, जिसमें हम बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। आज हमारा जून 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद द क्वेश्चंस। जरूर आप कमेंट कीजिएगा का आंसर्स देना आपने, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। वॉइस बहुत कम है। हेलो, अब ठीक आ रही है मोहित? हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है मोहित? टेल मी स्टूडेंट्स, आवाज ठीक आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम है क्या कोई अभी? ठीक है, चलो ओके अभी करते हैं, चलो स्टार्ट। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा शॉपिंग गुड्स विच हैव फॉलोइंग फीचर्स। जो हमारी शॉपिंग गुड्स है, मार्केटिंग में जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आज गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। हमें से क्या पूछा गया? ये हमारे पास 4-5 फीचर्स दी गई हैं ऑप्शंस पर। हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सी हमारी शॉपिंग गुड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो पहली है दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। जो शॉपिंग गुड्स है बिल्कुल सही है कि जो हमारी शॉपिंग गुड्स है वो क्या होती है नेचर में ड्यूरेबल का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म तक हमारी चलती हैं। ऐसी शॉपिंग गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो हमारी लॉन्ग टाइम तक क्या रहती हैं, चलती हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सारे के सारे क्या हमारी शॉपिंग गुड्स है, ड्यूरेबल होती है, यानी कि जो लॉन्ग टाइम तक एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारी क्या है चलती हैं, वो है हमारी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कंज्यूमर्स जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर्स एंड देन बाय सच गुड्स। बिल्कुल ठीक है ये भी कि कंज्यूमर क्या है इन गुड्स को परचेज करने से पहले क्या करता है, उनका कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? उनका कंपैरिजन। जैसे मोबाइल फोन का ही आप एग्जांपल लो, मोबाइल फोन लेने से पहले हम क्या करते हैं, मार्केट में उसी जैसे जो और हमें जैसे हम MI के फोन है, रेडमी का है, ओप्पो है, पोको है, सैमसंग के हैं, वन प्लस है, जो भी है, जो हमें जिस भी टाइप का हमें मोबाइल लेना है उसके रिगार्डिंग हम पहले क्या करते हैं, उनके फीचर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है आपकी, ये भी सही है, ड्यूरेबल होती है नेचर में शॉपिंग गुड्स। और पहले हम इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हम इनको परचेज करते हैं। उसके बाद है हमारा पर यूनिट प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज जनरली हाई। पर यूनिट प्राइस ऑफ दीज गुड्स आर जनरली हाई, कि पर यूनिट जो प्राइस है हमारा इसके रिगार्डिंग क्या रहता है, हमारा हाई रहता है। फोर्थ है हमारा दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कॉन्टिन्यूसली इन डिमांड, कि ये गुड्स रेगुलरली हमारी डिमांड में रहती है। और लास्ट है दीज गुड्स आर सोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स, कि इन गुड्स को सेल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या करने पड़ते हैं, प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो शॉपिंग गुड्स है, शॉपिंग गुड्स का देखो मैंने 2 तो आपको बता दिए कि फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल सही है।
बाकी 3 में से अब स्टूडेंट्स आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होना चाहिए। शॉपिंग गुड्स कौन सी गुड्स होती है? एक तो ये ड्यूरेबल इन नेचर होती है, सेकंड इनको खरीदने से पहले हम इनका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इन तीनों में से आप बताओ कि इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। इनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, टेल मी। मोहित क्या आंसर कर रहे हो आप? फर्स्ट का बी। फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट क्या आंसर है आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का। चलो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज 2। आंसर इज 2, ए बी एंड सी। देखो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी है, ये हमारे ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। सेकंड क्या है, इन गुड्स को परचेज करने से पहले हम क्या करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद ही हम इन गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और जो पर यूनिट प्राइस है इन गुड्स का वो क्या रहता है हमारा, जनरली हाई। जो हमारी शॉपिंग गुड्स है उनका जो हमारा पर यूनिट प्राइस है वो क्या रहेगा, जनरली हाई रहेगा। तो ये 3 फीचर्स ही हमारी किस में पाई जाती है, हमारी शॉपिंग गुड्स में। तो आपका आंसर रहेगा आंसर 2, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ प्रिसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू अ कस्टमर। कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन, कौन सी कॉन्सेप्ट आपको ये डिफाइन करेगी कि सम ऑफ प्रिसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, कि कस्टमर के लिए जो कॉस्ट को भी डिफाइन करे और किसको डिफाइन करे, बेनिफिट्स को। बेनिफिट्स कौन से, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। टेंजिबल बेनिफिट्स कौन से बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इनटेंजिबल कौन से होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या है, फील कर सकते हैं, ऐसे बेनिफिट्स। तो इन चारों कॉन्सेप्ट में से कौन सी कॉन्सेप्ट है जो आपको ये डिफाइन करे कि इनमें से वो कस्टमर को कॉस्ट भी डिफाइन करेगी और बेनिफिट्स भी। और बेनिफिट्स टेंजिबल भी और इनटेंजिबल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, कस्टमर डिलाइट नहीं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन नहीं, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यूड ही आपका डिफाइन करती है, जो कस्टमर के लिए कॉस्ट को भी और टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स को डिफाइन करती है। तो आपका आंसर रहेगा आंसर 3rd। आंसर 3rd बिल्कुल सही। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया, सेकंड का 3rd। वेल डन मोहित, वेल डन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशंस विद की कस्टमर्स। की जो हमारे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं उनके साथ रिलेशंस बनाना, सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ सेटिस्फाइंग रिलेशंस बनाना। किस लिए, इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस। कि जो हमारे कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके साथ हम क्या है, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशंस बना के रखे, उनको अर्न करो, उनको रिटेन करके रखना। इनमें से किस चीज को डिफाइन करता है, सोशल मार्केटिंग नहीं, निके मार्केटिंग नहीं, सर्विस मार्केटिंग भी नहीं, रिलेशनशिप मार्केटिंग। कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सप्लायर्स है, उनके साथ हम अपना जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से अच्छा बना के रखे। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया, 3rd का 1 बिल्कुल सही, करेक्ट। रिलेशनशिप मार्केट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द चैनल अल्टरनेटिव इज नॉट टू बी एक्सेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। कि जो चैनल अल्टरनेटिव है उसको हम इनमें से किस बेस पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो चैनल अल्टरनेटिव है उसको हम इनमें से किस बेस पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चैनल मीन्स टू से आपका जो मीडियम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने कोई भी कम्युनिकेशन है उसको करते हो। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बिल्कुल करते हैं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि जो चैनल है, जो मीडियम है, वो हमारे लिए कितना इकोनॉमिकल है, हमारे लिए चीप है या फिर वो हाई प्राइस हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा, बिल्कुल रहेगा। कंट्रोल, कि हम ये भी चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है हम उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अडेप्टिव क्राइटेरिया कि हम उसको कितना अडेप्ट करेंगे, लेकिन अक्यूमुलेशन क्राइटेरिया के बेस पर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जो हमारा चैनल है, चैनल यहाँ पर क्या है, मीडियम, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं
कोई भी एक जो मार्केटर है वो कंज्यूमर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, जिस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा वो उसका यहाँ पर ये मीनिंग है चैनल अल्टरनेटिव का। तो उसको हम इकोनॉमिक, जो हमारा चैनल है वो इकोनॉमिक भी होना चाहिए, राइट, कंट्रोल भी हम उसको कर सके और वो अडेप्टिव भी हो कि किसी भी सिचुएशन में हम उसको अडेप्ट कर सके। लेकिन अक्यूमुलेशन क्राइटेरिया के बेस पर हम चैनल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है, आंसर 4। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट है हमारा, द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड। रिटेल सप्लाई चेन, जो हमारी रिटेल सप्लाई चेन है उनमें से क्या इंक्लूड नहीं है? सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, होलसेलर्स भी होते हैं, लेकिन रेगुलेटर्स नहीं होते। जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर के प्लेस से कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो एक प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर के घर तक, कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। तो उस सप्लाई चेन में हमारे मैन्युफैक्चरर भी होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, होलसेलर्स भी होते हैं जो बल्क मात्रा में, बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करता है, लेकिन रेगुलेटर्स नहीं होते। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है 5th का 4। वेल डन मोहित, आज आपके हर क्वेश्चन के आंसर है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, की इनमें से कौन सी एक्टिविटी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करती है? इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में हमें नहीं देखने को मिलती? कंज्यूमर को ऑब्टेन करना डेफिनेटली होता है, कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है ये भी हम देख के चलते हैं, कंज्यूमर डिस्पोजिशन कि कंज्यूमर किस तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, लेकिन प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर में हम प्रोड्यूसिंग को नहीं देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में हम प्रोड्यूसिंग की एक्टिविटी, क्योंकि प्रोड्यूसिंग की जो एक्टिविटी है वो कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर करेगा। कंज्यूमर कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। कंज्यूमर बिहेवियर में हम ऑब्टेनिंग भी देखेंगे, कंज्यूमिंग भी देखेंगे, डिस्पोजिशन भी देखेंगे, लेकिन प्रोड्यूसिंग नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही आंसर मोहित सिंगला, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर इज 4th। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग। जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है इनमें से हमारी कौन सी चीज रिलेशनशिप मार्केटिंग को डिफाइन करती है? रिलेशनशिप मार्केटिंग, प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन, फ्रीक्वेंट कस्टमर कॉन्टेक्ट एंड हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या है कि इनमें से कौन सी चीज आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग को डिफाइन करती है? रिलेशनशिप मार्केटिंग, इनमें से कौन सी चीज प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट बेनिफिट, फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टेक्ट एंड हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी, कौन सी हमारी रिलेशनशिप मार्केटिंग को डिफाइन करती है? रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट के बेनिफिट को भी बताते हैं कि कोई भी जो हमें प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट को बताएंगे हम हमारे उसमें। मोहित सिंगला का आंसर आया 7 का 1। फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टेक्ट भी हम रखते हैं और हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी। तो BCD इज योर करेक्ट आंसर। इसको हम नहीं देखते हैं। प्रोडक्ट की जो फीचर्स है उसके बारे में हम रिलेशनशिप मार्केटिंग में बात नहीं करते हैं, बल्कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, कंज्यूमर के साथ हम फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट करते रहते हैं और हाई कंसर्न फॉर द क्वालिटी, क्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा हमारा मेन कंसर्न रहता है। तो आंसर 1 इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है 7th का 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a main stage in customer relationship life cycle? जो कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल है उनमें से इनमें से कौन सा आपका मेन स्टेज नहीं है? हमसे क्या पूछा गया कि जो हमारी कस्टमर की रिलेशनशिप लाइफ साइकिल है उनमें से कौन सा हमारा इसके अंदर नहीं आता है, इनकी कौन सी ऐसा पार्ट है हमारी प्रोसेस का जो इनके अंदर नहीं आता है? कस्टमर एक्विजिशन डेफिनेटली आता है, कस्टमर डेवलपमेंट ये भी आता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर अनोयंस। बताओ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन स्टेज इन अ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल?
आंसर रहेगा? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अंकित, वेल गुड इवनिंग। मोहित सिंगला आंसर आया 8th का 4। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आंसर 3rd, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर एक्विजिशन तो आएगा, बिना कस्टमर एक्विजिशन के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे अंकित, टेल मी। अगर आप कस्टमर को एक्वायर ही नहीं करोगे तो कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बनेंगे? तो कस्टमर एक्विजिशन तो सबसे पहला पार्ट है हमारे कस्टमर रिलेशनशिप का। कस्टमर रिलेशनशिप, अगर आपके कस्टमर एक्विजिशन का मतलब है कस्टमर को एक्वायर करना, कस्टमर लेके आना, कस्टमर को बनाना। तो अगर आपके कस्टमर ही आप नहीं बनाओगे तो आप कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी। तो कस्टमर एक्विजिशन तो आपका आएगा। फिर हम क्या है, कस्टमर को डेवलप करना, कि उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना। कस्टमर जो आज हमारा कस्टमर एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, वो कल को हमारे डिफरेंट अगर हम प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो हमारी ही कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करे। कस्टमर को डेवलप करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना एंड कस्टमर को एनॉय करना। क्योंकि कुछ सिचुएशंस होती है जहां पर हम कस्टमर को एनॉय भी कर देते हैं, लेकिन कस्टमर को हम फुल्ली सेटिस्फाई हमारा क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल में नहीं आता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा रिलेशनशिप लाइफ साइकिल में नहीं आता, क्योंकि इसमें हम कस्टमर को रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप में नहीं आता है। बाकी सभी स्टेजेस है जो हमारी कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो गाइज ये आपका बिजनेस लॉ का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एग्रीमेंट विद कंसिडरेशन के एग्रीमेंट, जो जितने भी एग्रीमेंट अगर उसमें हम कंसिडरेशन लगा दे तो वो हमारे वैलिड होते हैं, ना कि विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट विद कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, ये ऐसी हमारी कॉन्सेप्ट होती है, ना कि विदाउट। तो ये हो गई हमारी टोटली गलत। और सेकंड है हमारी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे एग्रीमेंट होते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि पहले एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट जब आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो आपका क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे एग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट हम आपके ऐसे भी होते हैं जिनको हम लॉ के थ्रू पूरा नहीं करवा सकते। तो एक तरीके से आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि हर टीचर, स्टूडेंट तो जरूर होता है लेकिन हर स्टूडेंट टीचर नहीं होता। हर टीचर स्टूडेंट तो जरूर होता है, कि जो भी, अब जैसे मैं हूँ, मैं टीचर हूँ तो मैं कभी ना कभी एक स्टूडेंट भी रही हूँ डेफिनेटली, लेकिन जो हर स्टूडेंट है वो टीचर नहीं हो सकता। सेम वही बात यहाँ पर है कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे एग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। लेकिन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्रीमेंट विद कंसिडरेशन आपके वैलिड होते हैं। तो इसमें आपकी नहीं, ये तो गलत है बहुत। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। थर्ड, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थर्ड मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है। 9th का थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज द अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। हमें क्या करना है, हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका आता है ऑफर, फिर आती है आपकी एक्सेप्टेंस, फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, और फिर होता है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आएगा ए बी डी एंड सी, ए बी डी एंड सी। तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ऑफर होता है, ठीक है, बिजनेस लॉ में सबसे पहले हम ऑफर करेंगे, फिर जिस पर्सन के सामने हमने उसको ऑफर को रखा है वो पर्सन फिर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर वो हमारा अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही मोहित सिंगला, वेल डन, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो आप, हर क्वेश्चन का कमेंट कर रहे हो और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ सीवे टेम्पटर, कि डॉक्ट्राइन ऑफ सीवे टेम्पटर का मीनिंग क्या है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सीवे टेम्पटर का मीनिंग होता है लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर, कि जो हमारा बायर है, जो खरीदार है, जो खरीदने वाला है, उसको खुद क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उसको खुद अपना, ये नहीं है कि जो सेलर है, आप सेलर के पास कुछ भी खरीदने, किसी भी शॉप पे आप कुछ भी खरीदने गए तो सेलर आपको जो कहेगा आपको वही चीज क्या करनी है, परचेज, क्योंकि सेलर है, उसका काम तो क्या अपने प्रोडक्ट को सेल करना ही, चाहे उसका घटिया सामान हो तो भी उसने सेल करना है, उसका बढ़िया सामान हो तो भी उसने सेल करना है। तो इसलिए जो बायर है उसको खुद अपनी मेंटल लेवल को, अपनी सूझबूझ से क्या है उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, कि जो बायर है उसको खुद अवेयर रहना चाहिए कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो इसका आंसर आएगा बायर शुड मेक पेमेंट, बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग, की उसको बाइंग करते हुए सारे के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला, बिल्कुल वंस अगेन आपका बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग लिस्ट, हमें मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ, हमें क्या करनी है, मैच करनी है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, फटाफट बताइए स्टूडेंट्स किसका क्या रहेगा मैचिंग, बताओ। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम आता है हमारा आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर क्राइम। डॉक्ट्राइन ऑफ सीवे टेम्पटर अभी अभी हमने पढ़ा है, वो होता है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। डिसऑनर ऑफ बिल हमारा आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड पेटेंट एंड कॉपीराइट्स आता है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। तो ए का आएगा फोर्थ, ए का फोर्थ हमारा एक ही ऑप्शन में है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन में आपका क्या है क्वेश्चन हो गया। मोहित सिंगला का वंस अगेन बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दे रहे हो, 12th का थर्ड, तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो हमारा आरटीआई एक्ट है 2005, उसमें से इंफॉर्मेशन का मीनिंग इनमें से क्या नहीं है, हमें ये बताना है कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है उस आरटीआई एक्ट में जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का जो मीनिंग है वो इनमें से क्या नहीं होता है। लॉग बुक्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फाइल नोटिंग एंड सर्कुलर, बताओ स्टूडेंट्स। मोहित सिंगला का आंसर आया थर्ड, बिल्कुल सही। लॉग बुक्स भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये भी बिल्कुल होता है, और जो सर्कुलर है वो भी हमारी इंफॉर्मेशन ही मानी जाती है, लेकिन जो फाइल नोटिंग है वो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाती एज पर आरटीआई एक्ट 2005। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनवीसीज सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर, ओपन सिस्टम, कि जो हमारा रिड्रेसल मैकेनिज्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो कौन सा सिस्टम है, सिंगल टायर है, डबल टायर है, 3 टायर है या ओपन सिस्टम है, बताओ स्टूडेंट्स। हरी अप, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल, हरी अप। मोहित सिंगला वंस अगेन वेल डन, बहुत बिल्कुल सही आंसर है 3 टायर, 3 टायर इज योर करेक्ट आंसर। की रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो हमारा 3 लेवल पर होता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल। 3 लेवल पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कर सकते हो, अपनी अपील दे सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। जी नहीं, ओपन सिस्टम नहीं होता है, ओपन सिस्टम नहीं होता है। एक स्टूडेंट का ऑप्शन आंसर आया 4,
4 नहीं होता है। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो हमारा रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि अगर आपको कोई अपील करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग 3 टायर सिस्टम है। जो एक होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी कंप्लेन कर सकते हो। सेकंड होता है आपका स्टेट लेवल पर, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुनवाई ना हो, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप स्टेट लेवल पर जा सकते हो। उसके बाद थर्ड होता है आपका नेशनल लेवल। अगर आप नेशनल स्टेट लेवल के भी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप नेशनल लेवल पर अपनी कंप्लेन कर सकते हो। ये 3 लेवल होते हैं जहां पर हम अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अपने कंज्यूमर राइट्स के अकॉर्डिंग या हमें जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हमारी क्या है, सुनवाई हो सकती है। 3 टायर सिस्टम, ओपन सिस्टम नहीं होता है। 3 टायर सिस्टम है ये हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, बिल्कुल सही, मोहित सिंगला ने भी बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। Which of the following does not fall in the ambit of objective of competition act 2002। जो हमारा competition act है उनका इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो हमारा competition act 2002 है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो हमारा competition act 2002 है उसका इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूछा गया। कंपटीशन को एनकरेज करना, क्योंकि कंपटीशन एक्ट है तो उसका तो मेन काम क्या होगा, तो अच्छे से, जो आप कह रहे थे कि आवाज बहुत कम आ रही है, अब आवाज सही आ रही है? प्लीज स्टूडेंट्स हरी अप, कमेंट इट। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आप सभी को आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट। ओके, सही आ रही है एकदम से, अब आवाज कम तो नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन। ओके ओके गाइस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि इनमें से कौन सा हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ओके 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 स्टूडेंट्स, ओके। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंपटीशन एनकरेज करना, क्योंकि कंपटीशन एक्ट है तो उसको तो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि कंपटीशन को एनकरेज करना है। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, बिल्कुल सही, कि अब्यूज जो हमारी डोमिनेंट पोजीशन है उसको रोकना, ये भी है। प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग हमारे जो मोनोपोलिस्टिक राइट है उनको रोकना हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एंड रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन, ये भी है क्योंकि कंपटीशन एक्ट में ये भी आता है। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है 15 का थर्ड, बिल्कुल सही, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कंपटीशन एक्ट 2002 का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज टू केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बाहर इनमें से क्या रखा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीएसटी के अंदर इनमें से कौन सी चीज हमारी जीएसटी के अंदर नहीं आती है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वीरेंद्र। टोबैको प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बताओ स्टूडेंट्स। मोहित सिंगला का आंसर आया है 16 का 2। बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट कीजिए फटाफट कि मोहित सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। बिल्कुल कमेंट कीजिए, हरी अप, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कीजिए कि सबसे पहले आंसर कौन देगा और किसका आंसर सही होगा। बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट कीजिए, हरी अप। मोहित सिंगला ने आंसर दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमारे जीएसटी के अंदर नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जो हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स है वो हमारे जीएसटी के अंदर आते हैं, एडिबल ऑयल भी आते हैं और इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो भी हमारे जीएसटी के अंदर आते हैं। लेकिन जो हमारे पेट्रोल है उसको जीएसटी के बाहर रखा गया, उस पर अब तक जीएसटी नहीं है।
उसके ऊपर हमारी जो जीएसटी है वो नहीं लगाई गई है। तो आपका आंसर है बिल्कुल 2, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी कौन सी कमेटी है? बाकी स्टूडेंट्स का भी सही आंसर आया है, बिल्कुल सही। सेकंड देवाशीष सनी कुमार यादव, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी कौन सी कमेटी है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से हमारी कौन सी कमेटी आई थी? भगवती कमेटी, एनके मित्रा कमेटी, जेआर वर्मा कमेटी, एलसी गुप्ता कमेटी। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप, कमेंट करके अपना आंसर बताएं। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा और सही आंसर देगा। लेट्स सी। भगवती कमेटी, एनके मित्रा कमेटी, जेआर वर्मा कमेटी और एलसी गुप्ता कमेटी। बताओ स्टूडेंट्स। मोहित सिंगला का आंसर है आंसर 2। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, आप सब बताओ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी कौन सी कमेटी थी? देवाशीष कह रहे हैं फर्स्ट। बाकी स्टूडेंट्स भी हरी अप, बताओ फटाफट क्या आंसर रहेगा। मोहित सिंगला कह रहे हैं सेकंड, देवाशीष कह रहे हैं 1। इनमें से कौन सही है आपके अकॉर्डिंग? आप अपना आंसर बताओ। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, कमेंट करो फटाफट। क्या आंसर बिल्कुल सही है आपका? देवाशीष कह रहे हैं भगवती कमेटी और मोहित सिंगला कह रहे हैं एनके मित्रा। बाकी स्टूडेंट्स आप सबका क्या ऑप्शन रहेगा? क्या आंसर है कि जो हमारी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी कमेटी कौन सी बिठाई गई थी? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी कमेटी थी एनके मित्रा कमेटी। एनके मित्रा कमेटी, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एनके मित्रा कमेटी हमारी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग बिठाई गई थी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी कमेटी कौन सी थी? एनके मित्रा कमेटी। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें से कौन सा हमारा इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमारा इनमें से क्या शामिल नहीं किया जाता है? चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट और म्यूचुअल फंड। हरी अप स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट क्या आंसर रहेगा जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग शामिल नहीं किया जाता है? अवेश अंतिल कह रहे हैं सेकंड, डिमांड ड्राफ्ट। ओके, बाकी स्टूडेंट्स आप भी फटाफट अपना कमेंट कीजिए। देवाशीष कह रहे हैं फोर्थ, बिल्कुल सही। मोहित सिंगला भी कह रहे हैं फोर्थ। म्यूचुअल फंड, बिल्कुल सही। जो हमारा नेगोशिएबल है उसमें हम चेक को भी इंक्लूड करते हैं, हमारे डिमांड ड्राफ्ट को भी इंक्लूड करते हैं, प्रोमिसरी नोट को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है एक्ट उसके अंदर हम म्यूचुअल फंड को शामिल नहीं करते। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अवेश अंतिल का बिल्कुल सही आंसर आया, आंसर 4। बिल्कुल वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। सुगम इज ऑल्सो नॉन एज, सुगम हमारी कौन सी आईटीआर है? सुगम हमारी क्या है? एक इनकम टैक्स रिटर्न है जो हमें फाइल करनी होती है। सुगम को हम किस नाम से जानते हैं? ITR 1, ITR 2, ITR 3 या ITR 4? सुगम का हमारा दूसरा नाम क्या है? ITR 1, ITR 2 और ITR 3, विच वन? टेल मी स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट कमेंट करके बताओ। सुगम को और किस नाम से जाना जाता है? देवाशीष कह रहे हैं फर्स्ट। बाकी स्टूडेंट्स टेल मी क्या ऑप्शन है आपका, क्या आंसर है? मोहित सिंगला कह रहे हैं थर्ड। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, देखते हैं किसका आंसर सही है, देवाशीष का या मोहित का या किसी और स्टूडेंट का। फटाफट आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए फटाफट। लेट्स सी किसके आंसर सबसे ज्यादा सही रहेंगे, कौन सबसे पहले आंसर सही देगा। देवाशीष कह रहे हैं आंसर 1, ITR 1 इज ऑल्सो नोन एज सुगम। मोहित सिंगला कह रहे हैं आंसर 4, पहले थर्ड कह रहे थे अब कह रहे हैं फोर्थ, ITR 4। सो लेट्स सी करेक्ट आंसर क्या है आपका। देवाशीष भी अब कह रहे हैं फोर्थ। ओके, अब आप दोनों ने अपने आंसर्स को चेंज कर लिया, लेकिन UGC नेट के एग्जाम में आप अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। पहले हम अपने
नेट एग्जाम में आंसर्स को चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम अपने नेट के एग्जाम में जो ऑप्शंस है उनको डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर चेंज किया है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ITR 4 इज ऑल्सो कॉल्ड सुगम। सुगम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न 4। बिल्कुल सही, 4th इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर ए हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। म्युनिसिपल वैल्यू है एक घर की 4,50,000, फेयर रेंटल वैल्यू है 5 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट है 4,80,000, एक्चुअल रेंट है 4,20,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है? GAV कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? जो हमारी म्युनिसिपल वैल्यू है और जो हमारी फेयर रेंटल वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है हमारी, जो भी वैल्यू क्या है हमारी ग्रेटर है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो भी वैल्यू हमारी क्या है? ज्यादा है हमारी 5 लाख रुपए। ठीक है, जो ग्रेटर वैल्यू आई है उसका हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 4,80,000 और इन दोनों में से जो हमारी वैल्यू आई है वो है 5 लाख। अब 5 लाख और स्टैंडर्ड रेंट में जो भी हमारी क्या है? लोअर है, जो वैल्यू हमारी क्या है? लोअर है, वो लोअर वैल्यू है हमारी 4,80,000। अब इस लोअर वैल्यू का और एक्चुअल रेंट का हम कंपैरिजन करते हैं, और इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आएगी वही आपकी क्या बन जाएगी? GAV। तो 4,80,000 और एक्चुअल रेंट है 4,20,000। तो इन दोनों में से जो आपकी ज्यादा है, ज्यादा क्या है आपका? 4,80,000। तो 4,80,000 इज योर GAV। GAV को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? जो हमारी म्युनिसिपल वैल्यू है और जो हमारी फेयर रेंटल वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी हमारी क्या हो? ज्यादा हो, ग्रेटर हो। ये ग्रेटर वैल्यू और हमारी जो स्टैंडर्ड रेंट है, इन दोनों का जो हमारी ग्रेटर वैल्यू आई है और जो हमारा क्या है? स्टैंडर्ड रेंट है, इन दोनों का कंपैरिजन करके जो हमारी लोअर वैल्यू रहती है, इस लोअर वैल्यू का फिर हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। लोअर वैल्यू और एक्चुअल रेंट में से फिर हमारी जो ग्रेटर वैल्यू होती है वही हमारी क्या बनती है? GAV। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। मोहित सिंगला का आंसर आया है फर्स्ट, देवाशीष का भी बिल्कुल सही आंसर आया फर्स्ट। 4,80,000 इज योर GAV। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग। लिस्ट मैच करना है आपको, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 10AA 10(1) 10(5) एग्रीकल्चर इनकम, लीड ट्रेवल कंसेशन, रेजिडेंट एंड लीव सैलरी। बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ कौन क्या आंसर रहेगा आपका। तो सेक्शन 6 हमारा रहता है रेजिडेंट के रिगार्डिंग। ए का आएगा आपका थर्ड। अब ए का थर्ड आपका 3 ऑप्शंस में है, तो आपको और आगे जाके मैच करना पड़ेगा। 10AA 10AA होता है आपका लीव सैलरी। बी का आएगा आपका फोर्थ, बी का फोर्थ आपका 2 ऑप्शंस में है। 10(1) होता है आपका एग्रीकल्चर। सी का आएगा आपका फर्स्ट, सी का फर्स्ट है तो ऑप्शन 4th इज योर करेक्ट ऑप्शन। मोहित सिंगला का आंसर आया है 4th, बिल्कुल सही। और 10(5) होता है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन LTC। तो 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही मोहित सिंगला, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टैक्स लॉज डोनेशन टू अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज। कि हम टैक्स में अगर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन देते हैं, तो हमें कितनी डोनेशन का हमें क्या है अलाउड होती है। कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी अप्रूव्ड या नोटिफाइड एसोसिएशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं, तो उस डोनेशन का कितना % हमें क्या है अलाउड होगा? 125%, 100%, 175 और 150। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी अप्रूव्ड या नोटिफाइड एसोसिएशन को डोनेशन देते हो, तो जितनी भी आप डोनेशन दोगे उसका 150% आपको क्या रहेगा अलाउड। अगर आप 1 लाख रुपए की क्या देते हो? डोनेशन देते हो, किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो टैक्स में आपको 1.5 लाख रुपए तक क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। तो 1.5 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा? अलाउड।
क्या हो जाएगा, अलाउड। तो 150% आपका क्या हो जाएगा, अलाउड। बिल्कुल सही आंसर आया है डॉक्टर स्टीजी वीजे, फोर्थ देवाशीष का बिल्कुल सही आंसर आया, फोर्थ मोहित सिंगला का यहाँ पर आंसर गलत हो गया। 100% साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें 150% क्या होता है, अलाउड होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे टैक्स के रिगार्डिंग ही है। क्या पूछा गया कि अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कि जो हमारी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, अगर हमने उसमें जो भी अमाउंट, कंफ्यूजन थी दोनों में, कोई नहीं, अब कंफ्यूजन दूर हो गई। 100% नहीं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको 175% या 150% की क्या है, डोनेशन में अलाउड होती है। 175% के लिए अलग कंडीशन और 150% के लिए अलग है। 100% के अलग, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च का एक पूरा पैटर्न है कि अगर आप कंपनी को देते हो तो कितना अलाउड रहेगा, किसी कैपिटल नेचर के लिए दे रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो कितना आपको अलाउड रहेगा, और अगर आप रेवेन्यू के लिए देते हो तो किस टाइम कितना रहेगा। उनका क्या है, पूरा अलग से चिट्ठा है कि अगर आप कंपनी को दे रहे हो तो इतना अलाउड है। साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस के लिए दे रहे हो तो इतना अलाउड रहेगा, और रेवेन्यू नेचर के लिए दे रहे हो तो आपका इतना अलाउड रहेगा। वो जब हम आपकी टैक्स की क्लासेस रहेंगी हमारे YT पे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर कितना आपको अलाउड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जितनी अमाउंट हमारी यूज नहीं हो पाती है, जितनी हमारी अमाउंट यूज नहीं हो पाती है, तो वो अमाउंट जिसका हमें क्या है, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो अगर हम उस अमाउंट को कितने टाइम पीरियड तक अगर यूज ना करें तो वो हमारी क्या है, फिनिश हो जाएगी। वो टाइम पीरियड हमें बताना है कि जो हमारी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है उसमें जो भी हम अमाउंट क्या कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। तो अब उस अमाउंट को हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या करना होता है, यूज करना होता है। अगर हम उसको यूज ना करें तो जो हमें एग्जम्पशन मिली थी वो एग्जम्पशन हमारी क्या है, खत्म हो जाएगी, और हमें उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टाइम पीरियड हमें बताना है कि वो टाइम पीरियड हमारा कितना है। तो वो टाइम पीरियड है गाइज आपका 3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कि जिस भी दिन आपने अपने घर को ट्रांसफर किया है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, हाउस है, होम है, कुछ भी है, तो जिस भी डेट को आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया, उस डेट से 3 साल तक का आपके पास टाइम होता है। जिस डेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिस डेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, उस डेट से लेके मैक्सिमम 3 साल तक का आपका टाइम होता है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट अपने यूटिलाइज कर लेनी है। अगर आप 3 साल तक उसको यूटिलाइज नहीं करते हो तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी एग्जम्प्ट रहती है। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन मैचिंग लिस्ट, इसमें आपको मैचिंग करनी है। 80TTA होती है आपकी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट। कि सेविंग अकाउंट में अगर आप कुछ भी डिपॉजिट कराते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, वो डिडक्शन आपको मिलती है 80TTA के अंडर। 80CCD पेंशन के रिगार्डिंग होती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। ए का आएगा 3rd, बी का आएगा 4th, ए का 3rd, बी का 4th, 2 ऑप्शंस है तो हमें आगे भी मैच करना पड़ेगा। 80E होती है आपकी हायर एजुकेशन, ऑप्शन 1st, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। 80E, 80EE आएगा 2nd, तो सी का आएगा आपका 1st, तो ऑप्शन 1st हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1st इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, आंसर 1। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आप सब भी आंसर दीजिए। आप सब क्यों नहीं कमेंट कर रहे, आप सब भी कमेंट कीजिए प्लीज। नेक्स्ट है हमारा इफ द टैक्स लायबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क इट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। कि अगर हम दायरे में रहते हुए, हमारे दायरे में रहते हुए अगर हम अपनी लीगल जो हमारी
जो हमारी लीगल फ्रेमवर्क है, अगर उसमें रहते हुए हम अपनी क्या है टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग। बिल्कुल सही है ये बात कि अगर हम अपने लीगल बाउंड्रीज में रहकर क्या करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेते हैं तो वो कंसेप्ट हमारी क्या कहलाती है, टैक्स प्लानिंग। बिल्कुल सही है ये। इफ टैक्स लायबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स, इट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। जी नहीं, उसको हम टैक्स इवेजन नहीं कहते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड आपकी गलत है। तो आपको यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो फर्स्ट आपकी ठीक है, सेकंड आपकी गलत है, ऑप्शन 2 हो गया आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) इज अलाउड अंडर टैक्स लॉ फॉर दोज एक्सपेंडिचर। जो हमारा सेक्शन 37 है, पीजीबीपी से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पीजीबीपी में जो हमारा सेक्शन 37(1) है उसके अंदर हमें कौन सा एक्सपेंडिचर करने पर क्या है अलाउड होती है डिडक्शन, हमें ये बताना है कि हमारी डिडक्शन हमें कौन से एक्सपेंसेस करने पर हमें 37(1) के अंदर क्या है डिडक्शन मिलती है। तो वो मिलती है हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने पर। जो 37 के अंदर हमें जो एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगी वो कौन से एक्सपेंसेस करने मिलेगी, रेवेन्यू। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है 25th का वर्स्ट। गाइज आप सब बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं कमेंट कर रहे अपने ऑप्शंस? आप सब भी अपने आंसर को कमेंट कीजिए ना, क्योंकि मेरे यहाँ पर क्वेश्चंस कराने का ज्यादा बेनिफिट तभी है जब आप सब भी क्या करो, एक्टिव रहो। सिर्फ क्वेश्चंस को सुनो नहीं, समझो नहीं, बल्कि आप खुद भी पार्टिसिपेट करो। क्योंकि आप भी पार्टिसिपेट करोगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको क्वेश्चंस ध्यान रहेंगे, आप खुद भी पार्टिसिपेट करोगे। तो अगर आप सिर्फ पैसिव बन के देखते रहोगे वीडियो के तब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो गाइज प्लीज आप सब भी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन। जो हमारी रिटर्न फाइल की जाती है वो कौन से सेक्शन के अंडर फाइल की जाती है। इनकम टैक्स की जो हमारी रिटर्न है वो कौन से सेक्शन के अंडर फाइल की जाती है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आंसर है इसका, कि जो इनकम टैक्स के अंदर जो रिटर्न फाइल की जाती है वो कौन से सेक्शन के अंडर फाइल की जाती है। मोहित सिंगला का आंसर आया 3rd। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर कीजिए। 3rd बिल्कुल सही। बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर आया, दोनों स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही। ऑप्शन 3rd इज योर करेक्ट। सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग हमें अपनी रिटर्न क्या है फाइल करनी होती है। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हमें अपनी रिटर्न क्या है फाइल करने होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर ऑल दी आज के सेशन के इतने ही क्वेश्चंस थे। तो हमारा इन क्वेश्चन के साथ हमारा जो जून 2019 का एग्जाम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो हमारे साथ अपने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ टीचर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच गाइज।